जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम लोग वेतन आयोग को समझेंगे। वेतन आयोग क्यों लगता है, वेतन आयोग लगने से कितनी सैलरी में इंक्रीजमेंट होता है, कब कब लगाया जाता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करी जाएगी। और अब जो वेतन आयोग लगने वाला है हमारा 8वां वेतन आयोग है, काफ़ी चर्चा में है, आप लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन आज की वीडियो में आपको काफ़ी बारीक से बारीक जानकारी भी मिलेगी। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। देखिए, हम लोग कुछ बात कर लेते हैं कि चर्चा के क्या क्या बिंदु रहेगा हमारे वेतन आयोग से रिलेटेड। तो खबर क्या है ये देख लेंगे, चर्चा में क्यों है ये खबर ये भी देखेंगे, वेतन आयोग क्या है, क्या क्यों आवश्यकता होती है इस वेतन आयोग की, क्या प्रभाव पड़ता है, और वेतन ये 8वां वेतन आयोग है इसके बारे में पूरी जानकारी है। ठीक है, ये हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी। अभी इन्हीं की निगरानी में ये वेतन आयोग लगेगा। तो देखो, सबसे पहले बात आती है खबर क्या है और चर्चा में क्यों है। तो देखो, 8th पे कमीशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अप्रूव्ड अहेड बजट 2025। इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिली है, 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल चुकी है। ठीक है, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और भत्तों को पुनरीक्षण के लिए मिली है। खाली यहाँ पे सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि जो पेंशनर्स हैं जिनको पेंशन मिलती है उनको भी फायदा मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो कर्मचारियों और पेंशन कर्मियों के लिए, दोनों के लिए ये चीज़ बहुत फायदेमंद है। इसमें 8वां वेतन आयोग की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। इसकी घोषणा कब हुई थी? केंद्रीय मंडल द्वारा इसकी घोषणा हुई है 16 जनवरी 2025 को। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा इसकी घोषणा की गई है। जिसकी फोटो भी हमने देखी थी वो केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी। आगे चलते हैं, वेतन आयोग क्या है इसके बारे में देखते हैं। देखिए, वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया एक निकाय है। ठीक है, एक तरह की संस्था बोल दीजिए, निकाय बोल दीजिए, जैसा आपको समझ में आए बोल सकते हैं। कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव की समीक्षा और सिफारिश करता है। ठीक है, जो कर्मचारी होते हैं, जाहिर सी बात है महंगाई सभी के लिए बढ़ती है, तो जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उनके लिए महंगाई बढ़ेगी। तो उस चीज़ की समीक्षा करता है कि आज कोई चीज़ 50 रुपये की, तो आने वाले 10 साल में, आने वाले 5 साल में चीज़ की रेट बढ़ेगी। रेट बढ़नी है तो यहाँ पे कर्मचारियों की पेंशन और महंगाई भत्ता ये सब भी बढ़ना चाहिए, तो उसी चीज़ की सिफारिश करता है ये चीज़। ठीक है, वेतन आयोग की संरचना वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत आती है। ठीक है, देखिए, इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपके जीएस के क्वेश्चन से भी जुड़ी हुई होती है। जैसे कि ये एक लाइन है, वेतन आयोग की संरचना वित्त मंत्रालय के कौन से विभाग से जुड़ी होती है? तो व्यय विभाग का ये पार्ट है वेतन आयोग। गठन आमतौर पर हर 10 वर्षों में किया जाता है। देखिए, सबसे काफ़ी चीज़ें हमको पता है, सैलरी कितनी बढ़ सकती है इसमें, है ना, और सैलरी बढ़ाने के लिए ये वेतन आयोग लाया जाता है। लेकिन कितने कितने वर्षों में बढ़ता है? तो लगभग ये 10 वर्षों में वेतन आयोग बढ़ाया जाता है। हर 10 वर्ष में ये वेतन आयोग बढ़ाया जाता है। इसके बाद बात करी जाए आगे, तो पहला वेतन आयोग आया था 1946 में। 1946 मतलब हमारा देश की आज़ादी के पहले आ गया था ये चीज़, है ना। हमारा देश हुआ था 1947 में आज़ाद, और पहला वेतन आयोग लगा दिया गया था 1946 में। स्थापित किया गया था इसको 1946 में। आज़ादी के बाद से कुल 7 और अब 8वां वेतन आयोग लगेगा। ठीक है, आज़ादी के बाद से हर 10 साल में वेतन आयोग को बढ़ाया जाता है, लगभग 70-80, है ना। ये 8वां वेतन आयोग लगेगा, 80 साल होने वाले हैं। ठीक, इसके बाद 7वें वेतन आयोग का गठन वर्ष 2014 में किया गया था। जो हमारा इससे पहले जो वेतन आयोग लगा था, 7th कमीशन, वो 2014 में स्थापित किया गया था, है ना? ये चीज़ है। इसके बाद इसकी सिफारिशें वर्ष 2016 में लागू हो गई थी। किसकी सिफारिश वर्ष 2016 में लागू हो गई थी? अब जो आने वाला वेतन आयोग है इसकी सिफारिशें 2016 में ही लागू हो गई थी। सरकार के लिए वेतन आयोग की सिफारिशों का मानना अनिवार्य नहीं है। एक बात ये भी आती है कि क्या वेतन आयोग सरकार की कोई जिम्मेदारी है या सरकार की कोई मजबूरी है कि उसको बढ़ाया जाए? ऐसा नहीं, ऐसा अनिवार्य नहीं है कि सरकार उस चीज़ को बढ़ाए। देखो, बात यह है कि हमारा देश का जो जीडीपी है, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, वो कितनी बेटर चल रही है, वो कितने अच्छे से काम कर रही है। अगर देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे से काम कर रही है तो
तो इस जगह पे भी वेतन आयोग को लागू करती है। लोग अपने कर्मचारियों को वेतन में बढ़ोतरी करके देती है, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है या कोई जिम्मेदारी नहीं है कि नहीं ये करना ही है, लेकिन करती है क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है तो करेगी, बिल्कुल करेगी। इसके बाद आती है हमारी बात, वेतन आयोग की आवश्यकता क्यों होती है। तो देखो, वेतन आयोग की आवश्यकता जाहिर सी बात है, अगर एक शब्द में देखा जाए तो महंगाई से निपटने के लिए। हर नागरिक को महंगाई का सामना करना पड़ता है, चाहे प्राइवेट कर्मचारी हो चाहे गवर्नमेंट कर्मचारी हो, ठीक है। तो वेतन में संशोधन क्यों किया गया था कि सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान, भत्ते और अन्य लाभों का आकलन कर सके। इसलिए भी वेतन आयोग का काम ही यही होता है कि जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी, उन लोगों की महंगाई के बारे में एक आकलन कर सके, जिसमें उनका वेतनमान का आकलन होता है, महंगाई भत्तों का आकलन होता है और अन्य लाभ जो भी मिलते हैं उनका आकलन होता है। वेतन में संशोधन की सिफारिश विभिन्न कारकों पर विचार किया जाता है। विभिन्न कारक कौन कौन से होते हैं, जैसे मुद्रास्फीति, देश की मुद्रा अभी किस पे काम कर रही है, किस चीज पे काम कर रही है, जैसे 1 रुपए की वैल्यू कितनी है अभी, ये मुद्रास्फीति। आर्थिक स्थिति, देश की आर्थिक स्थिति कैसी है ना, लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी है, इस पे जीवन यापन से रिलेटेड जो भी चीजें होती है उन पे क्या बढ़ोतरी है, क्या घटोती है, इन सब चीजों की लागत पे काम करती है। प्रचलित बाजार दरों पे, बाजार में किसी भी चीज की महंगाई दर कितनी है, इस चीज पे काम करती है, ठीक है। ये समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आय समानताओं को कम करने में मदद करता है। आय समानता से मतलब, जैसे कि एक सरकारी कर्मचारी है, उसकी सैलरी एक 10,000 रुपये फिक्स कर दी गई है, तो वो हमेशा अगर लाइफ टाइम अगर उसकी 10,000 ही सैलरी रहेगी तो वो कभी भी अपनी लाइफ को अच्छे से नहीं जी पाएगा। और अगर कोई व्यापारी है, उसकी शुरुआती इनकम 10,000 से स्टार्ट हुई थी, धीरे धीरे जब परिस्थितियां बदलती गई तो उससे 10,000 से 1 लाख तक भी पहुंचा वो, है ना। तो ऐसे ही कर्मचारियों के लिए भी है कि अगर आप किसी सरकारी नौकरी में हैं तो आपके महंगाई भत्तों को देखते हुए आपकी सैलरी को इंक्रीज किया जाए, ठीक है। ये भी वेतन आयोग का ही काम है। इसके बाद है, सरकारी कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले विभिन्न भत्तों की समीक्षा तथा उनमें बदलाव की सिफारिश भी वेतन आयोग ही करता है। ये जो वेतन आयोग का काम ही यही होता है कि हमारे जो कर्मचारी हैं उन लोगों की पेंशन और उन लोगों की सैलरी, इस पे पूरा पूरा फोकस करके रखें। जैसे कि कौन कौन से बदलाव की सिफारिशें करता है, आवास भत्ता, चिकित्सा भत्ता, है ना, यात्रा भत्ता, किसी भी तरह की कोई यात्रा है अगर वो सस्ती होती है, महंगी होती है, तो उसके लाभ बढ़ाए जाते हैं। कोई चिकित्सा है, आज से 5 साल पहले उसी चीज़ का इलाज कितने में हो रहा था, आज कितने में हो रहा है, उस चीज़ के लिए देखा जाता है, ठीक है। आवास भत्ता, रहने की जगह के लिए, जैसे जैसे आगे चला जाए तो रियल इस्टेट में जो भी बदलाव होते हैं आवास भत्ते से रिलेटेड ही होता है वो भी। इसके बाद अगर प्रभाव देखा जाए तो प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं, प्रभाव में सार्वजनिक वित्त पर प्रभाव पड़ता है ना, सभी जगह के वित्त पे प्रभाव पड़ता है इसका। इसमें सरकार के वित्तीय व्यय पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, ठीक है। सरकार का वित्तीय व्यय जो होता है उस पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है क्योंकि बड़ी संख्या में कर्मचारियों के वेतन और भत्ते प्रभावित होते हैं। वित्तीय विभाग है धन कोष, धन कोष में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है सरकार को, ठीक है। ये उसी हिसाब से टैक्स भी लगाने लग जाती है सरकार। इसके बाद है अन्य क्षेत्रों पर रिपल इफेक्ट। रिपल इफेक्ट किसको बोलेंगे आप लोग, रिपल इफेक्ट एक तरह से इस तरह का इफेक्ट है, मतलब एक चीज से, एक जैसे एक 1 रुपया है आपके पास, 10 रुपया है, ठीक है। आपको उस 10 रुपये से अपने परिवार की कई सारी जरूरतों को पूरा करना है। आप इसको इस तरीके से समझिए कि आप एक तालाब के अंदर एक पत्थर फेंकते हैं, पत्थर या कंकर फेंकते हैं, तो एक रिपल इफेक्ट पड़ता है। एक गोला होगा, फिर उसके बाद दूसरा गोला चलेगा, फिर तीसरा गोला चलेगा, फिर पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे जब तक किनारा नहीं जाता तब तक वो गोला चलता रहता है, ठीक है। तो वो जो कंकर है वो 10 रुपया है, उस 10 रुपये को आपने परिवार के अंदर डाला, उस 10 रुपये से आपकी हर चीज की जरूरत पूरी हो रही है, ठीक है। ये एक रिपल इफेक्ट होता है ना। अन्य क्षेत्रों पर भी रिपल इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब इसको भी आगे समझेंगे क्या होता है। अक्सर निजी क्षेत्र पर पड़ता है। इसके बाद विभिन्न राज्य सरकारी संगठनों में वेतन संरचनाओं को प्रभावित करती है। केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को संदर्भ के बिंदु के रूप में उपयोग करती है, ठीक। आगे चलते हैं। 8वां वेतन आयोग में थोड़ी सी
जानकारी और है कि ये 16 जनवरी 2025 को इसकी घोषणा हो गई थी। ये चीज़ हमने पहले भी देखी थी, यहाँ पे भी देख रहे हैं। 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा इनकी घोषणा की गई थी। इसमें कितने लोगों को लाभ मिल रहा है? तो लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और लगभग 65 लाख जो पेंशन है, जिनको पेंशन मिलती है सरकारी नौकरी के बाद, उनको लाभ मिलेगा। लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जिनको इस चीज़ का लाभ मिलने वाला है। अब इसमें है 2026 तक स्थापित हो जाएगी। ये जो घोषणा है हुई तो 2025 में है, लेकिन इसको लागू लगभग 2026 से स्टार्ट किया जाएगा। एक तारीख भी निकल के आई है कि यह 1 जनवरी 2026 से ये चीज़ लागू होगी। अब आप देखिए, अगर आपकी सैलरी आज किसी भी आप सेक्टर में है, चाहे रेलवे सेक्टर में है या टीचिंग सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में, आपकी सपोज करिए सैलरी स्टार्टिंग बेसिक सैलरी आपकी थी, वो थी 15,000 रुपये। ठीक है, 15,000 में आपको 8वें वेतन आयोग के हिसाब से जो चीज़ें बढ़ाएंगे वो चीज़ अभी यहाँ पे देखेंगे, फिर उसके बाद अपन समझेंगे आगे की चीज़ को। आयोग के संचालन की निगरानी के लिए अध्यक्ष और 2 सदस्य जल्द ही नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, जो वेतन आयोग की निगरानी के लिए एक अध्यक्ष करेंगे ये लोग, ठीक है, और एक अध्यक्ष और 2 सदस्य ये जल्दी निर्धारित कर दिए जाएंगे। उन लोगों का काम यही है कि कब इस चीज़ को लागू करके और कब इस चीज़ की भागदौड़ को संभाला जाए। 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों संघों ने 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग की थी। ठीक है, कितनी करी थी? तो 3.68 फिटमेंट फैक्टर, मतलब आपकी सैलरी अगर 15,000 है तो इनटू 3.68 जो भी सैलरी आती है आपकी यहाँ पर वो बन के आ जाएगी। ठीक है, लेकिन सरकार ने 7वें वेतन आयोग में इसको डिसमिस कर दिया था, मतलब इस चीज की मांग को नहीं माना था। इस चीज को इन्होंने फिटमेंट फैक्टर का जो राशि है इसको कम कर दिया था। तो वो कम राशि कितनी थी? 2.57। तो 7वें वेतन आयोग में ये राशि कितनी थी? 2.57। अगर आपकी सैलरी 15,000 है तो इसको 2.57 से इंटू कर लीजिए, आपकी सैलरी निकल के आ जाएगी। लेकिन अब 8वें वेतन आयोग की बात करी जाए तो क्या 8वें वेतन आयोग में भी ये 2.57 ही रहेगा या फिर इसमें बदलाव होगा? तो बदलाव होने की पूरी संभावना है। आगे देखते हैं। देखो, अब हम लोग पहले तो ये देखते हैं कि ये जो फिटमेंट फैक्टर होता है ये होता क्या चीज़ है। ये जो फिटमेंट फैक्टर है ये होती क्या चीज़ है? ये एक तरह का मल्टीप्लायर टूल है। ठीक है, मल्टीप्लायर टूल काम क्या करेगा? ये कैलकुलेट करता है सैलरी को। सैलरी किस तरीके से कैलकुलेट होती है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, सैलरी किस तरीके से कैलकुलेट होती है। आपको 15,000 रुपये सैलरी है, इंटू आपको फिटमेंट फैक्टर से निकाल के सैलरी कर देंगे, ये आपकी सैलरी हो जाएगी। ठीक है, वेतन को कैलकुलेट करने का ही काम करता है। पुराने वेतन में रिवाइज या बढ़ा हुआ वेतन कितना ज़्यादा होगा, ये इस मल्टीप्लायर टूल का काम होता है। ये बेसिक सैलरी में फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके निकाला जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ मैंने बता दी आपको। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, यानी कर्मचारियों का नया वेतन पुराने वेतन का 2.57 गुना बढ़ गया। जैसे 7वें वेतन आयोग में जब भी स्टार्टिंग हुई होगी तो उसमें इतनी सैलरी आपकी बढ़ के आ गई थी, है ना, 2.57% बढ़ के आ गई थी सैलरी। ठीक है, 15,000 प्लस 2.57 बराबर जो भी आता है ये सैलरी आपकी आने लगी थी 7वें वेतन आयोग में। अब जो सैलरी होगी वो कितनी आ सकती है आपकी, उस पर बात करी जाए तो नई सैलरी, बेसिक सैलरी, फिटमेंट फैक्टर, ये चीज़ है। ये जैसा मैंने बताया था आपको, वहाँ पे 15,000 का उदाहरण दिया गया था, यहाँ पे आपको 10,000 का उदाहरण दिया गया है कि बेसिक सैलरी कितनी थी आपकी? 10,000। ठीक है, उसमें फिटमेंट फैक्टर कितना था? 2.7। तो रिवाइज सैलरी यानी कि आने वाली सैलरी आपकी कितनी होगी? वो होगी 10,000 इंटू 2.57, मतलब 25,700 रुपये सैलरी होगी। तो जितने भी लोग अभी, आप लोगों को बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी में आप लोग काम कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। ठीक है, अब जिसकी गवर्नमेंट जॉब लगती है तो उसको लगभग 3%, 3 गुना मान लो आप, 3 गुना ज़्यादा सैलरी मिलेगी। जितनी भी बेसिक सैलरी होगी आपकी उससे 3 गुना ज़्यादा सैलरी मिलेगी। इस बार की जो आपकी तैयारी है उसको 3 गुना बेटर भी करने की ज़रूरत है आप लोगों को, है ना। करिए, जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा करिए। सैलरी तो आप देख ही रहे हैं, भर भर के चप्पल फाड़ के मिल रही है आप लोगों को। बस बोरा लेके रखिए और भरते जाइए, उसमें कितना आता है।
8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 3 या उससे ज़्यादा किया जा सकता है। ठीक है, अभी 2.57 है, अब ये जो इंक्रीजमेंट होगा वो 3% तक हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, और अगर ये इंक्रीमेंट अगर 3% तक हो जाता है तो आपका 43% सैलरी लगभग बढ़ जाएगा, आपका 43% तक ये सैलरी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आगे कुछ है? और ये सारी बात थी आपकी 8वें वेतन आयोग की लेके, आपको एक बारीक से बारीक जानकारी भी मिल गई है, क्यों लागू किया जाता है, क्या आवश्यकता है इसको लागू करने की, है ना, और कैसे काम करता है ये, किस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट काम करता है, कौन से मंत्रिमंडल इनको संभालते हैं, आपके जीएस से भी रिलेटेड का पार्ट है, और आपकी जानकारी के लिए भी बहुत जरूरी है। जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि 8वां वेतन आयोग होता क्या है। ठीक है, मिलते हैं ऐसी अलग अगली वीडियो में मिलेंगे, उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।